Hello everyone, my name is Yash Punya and in this particular video we are going to look at the solution of the problem game roots। ये हमारे CSS के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है और इसमें क्या है हम ग्राफ और डीपी दोनों की हेल्प से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है इसी तरह की प्रॉब्लम क्या है हमारे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाती है। हमारे वो जो 10 LPA और 50 LPA वाले जो पैकेजेस होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यार आपका मैग में घुसने के लिए, क्योंकि सिंपल डीएस है तो सभी कर लेता है आजकल। सो आप इतने दो एडवांस टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो वही एक अच्छी बात होती है। काफ़ी आपको अलग हट के दिखाने वाली चीज़ होती है। इससे जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम की थी लॉन्गेस्ट फ्लाइट रूट, अगर आप उसे भी चेक करेंगे तो हमारा मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए भी। हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ एन लेवल्स और एम टेलीपोर्टर्स दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। मतलब कि हमारे पास कुछ लेवल्स है, लाइक लेवल 1 2 3 एंड टेलीपोर्टर्स है, मतलब हम दूसरे लेवल पे जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारे पास ये वर्टिसेस और एजेस के फॉर्म में हमें एक ग्राफ दिया गया है, थोड़ी सी वो स्टोरी टेलिंग है बस। हमें क्या करना है कि हमें लेवल 1 से लेवल एन तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ पाथ्स जो भी हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज या पाथ्स कुछ भी बोल लो आप, डिस्टिंक्ट पाथ्स क्या है उनकी काउंट हमें बताना होगा। एंड बस यही हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पिछली प्रॉब्लम में हमें क्या लॉन्गेस्ट पाथ बताना था, इसमें क्या नंबर ऑफ पाथ्स बताने हैं। एंड हम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि ये क्या है एन और एम हमें दिया गया है, जिससे कि हमारी क्या है एन की वैल्यू है। इनपुट हम समझ रहे हैं यहाँ पे, हमारी इनपुट क्या है ए और बी हमें दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी, कि हमें ए टू बी जाना है। और हमें ऑलरेडी साइकिल मतलब दिया गया है कि कोई भी साइकिल नहीं है इस ग्राफ में, नो डायरेक्टेड साइकिल्स इन द अंडरलाइंग ग्राफ। और ये क्या एक डायरेक्टेड ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है। एंड हमने ये वाली चीज़ समझी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा आउटपुट किस तरह का होने वाला है। हमें बस एक नंबर प्रिंट करना है कि 1 से n तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अब क्या हो गया, 4 नंबर ऑफ वेज हो गए। बस वही हमें प्रिंट करना है कितने नंबर ऑफ वेज है। और वो बड़ा हो सकता है तो हमें 10⁻9+7, मतलब कि जो हमारी मॉड वैल्यू होती है मॉड्यूलो से हमें करके हमें आंसर देना होगा, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो वगैरह ना हो, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है टेस्ट केसेस के हिसाब से। कंस्टेंट्स देख लेते हैं। इन और एम की वैल्यू क्या है, हमारे 10⁻5 में जा रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा v+e वाली या v+e log v कुछ इस तरह की एल्गोरिथम्स में ही हमें काम करना होगा। इससे ज़्यादा जाएंगे तो हमें टीएल ही मिलेगा। बाकी इनपुट आउटपुट हम आगे समझते हैं। अपनी प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करता है और हमें क्या है अपना जो सॉल्यूशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हमने देखा कि हमें एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया गया है। हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ नोड 1 से नोड एन पे जाने के लिए। और हमें आउटपुट प्रिंट करना है मॉड्यूलो 1e9+7 या 10⁻9+7 बोल लो। 1e9 का भी वही मतलब होता है। एंड फिर बस वो एडिशनली हमें क्या है एक ही नोड को बार बार विजिट नहीं करना, क्योंकि ये सिंस इट इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और हमें डिस्टिंक्ट पाथ बताने। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने 1 से 4 पे हमें जाना है, तो 4 पे आने के कितने नंबर ऑफ पाथ्स है। हम 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे आए। हम 1 से डायरेक्टली 4 पे गए, हम 1 से 3 पे गए, 3 से 4 पे आए। तो हमारे पास टोटल कितने 3 नंबर ऑफ पाथ्स हो गए। यही हमारा हमें आंसर प्रिंट करना है। हम देखेंगे कि कैसे ये आंसर आता है। हाँ, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम डीपी में करते हैं, हमें इस नोड पे जाना है। हमारे पास इस नोड पे आने के लिए एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है। और इन सभी नोड पे आने के लिए भी मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि 1 से कुछ कुछ पाथ करके हम x1 स्टेप से हम इस नोड पे पहुँचे, x2 से इस पे, x3 से इस पे। मतलब कि वही वाली चीज़ है। तो हमें इस नोड पे आने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कितने स्टेप्स लगे, x1+x2+s3। जैसे कि हम डीपी वाली प्रॉब्लम्स करते थे, वो गोल्ड कलेक्ट करने वाली या फूड कलेक्ट करने वाली होती थी कि हमें nth नोड पे जाना है। हम यहाँ से भी आ सकते हैं, हम यहाँ से भी आ सकते हैं, वो मेज़ रन वाली। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, हम इसे भी ऐड कर लेते थे और इसे भी ऊपर से आने को भी ऐड कर देते, इधर से आने को भी, मतलब कि ऊपर से लेफ्ट से राइट से। हम क्या करते थे इन दोनों को ऐड कर लेते, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हम ऐड कर लेते थे सिंपल जितने भी पाथ से हम आ रहे हैं। अपने इस वाले सॉल्यूशन में देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला कि हम डीपी का यूज़ करेंगे। सब प्रॉब्लम हमारी क्या होगी कि 1 से किसी वीएथ नोड पर जाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने लगे। हम एन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक छोटे से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक छोटे से ग्राफ की बात कर रहे हैं। और उस छोटे से ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक 1 से उस तक आने के लिए हमें कितने टोटल नंबर ऑफ वेज लगे। सिंपल। अब 1 से 1 तक आने के लिए तो एक ही बात है। 1 से 2 पे जाने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, 1।
1 से 3 पे आने के लिए कितने 1, हमने सिर्फ जितने हमारे 1 थे उतने ही आए। अब 1 से 4 पे आने के लिए कितने हुए 1, अब 3 से 4 पे आने के लिए एक और पाथ लगा, इसका आंसर 1 था ऑलरेडी, सो 1 + 1 2 हो गया। इनका आंसर 0 था, सो इसलिए ये 1 हो गए थे। अब क्योंकि जिस पाथ से हम आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक पाथ हम है, तो हम इस पे जाने के लिए कितना 3 हो गया हमारा। सो हमने बहुत इजीली ये चीज़ समझी यार कि हम जिस भी पाथ पे हम जा रहे हैं बस +1 कर देंगे, मतलब कि हमें सिर्फ ऐड करना है। कि अब जैसे कि 4 पे थे हम, सो 3 पाथ्स आए, इस पे, इससे, इससे, और हम क्या है हर एक नोड का चेक काउंट कर रहे हैं कि फर्स्ट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक आने के लिए कितने हमें स्टेप्स का काउंट स्टोर कर रहे हैं हम वहाँ पे, मतलब हर पर्टिकुलर नोड के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली आंसर तो 1 के रिस्पेक्ट में ही देना है। सो 2 पे 1 से आने के लिए हमें कितना एक पाथ था, 3 से 1 से आने के लिए कितना था एक पाथ था, 4 पे 1 से आने के लिए एक पाथ था, फिर यहाँ से आए तो एक और पाथ बढ़ गया, यहाँ से आए तो एक और पाथ बढ़ गया, तो इस वजह से हमारा क्या आंसर 3 हो जाता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो मतलब कि जितने भी इनकमिंग हमारे एजेस हैं उन सबको हमें सिर्फ ऐड करना है, और हर नोड की वैल्यू हमें ऐड करनी है। मतलब कि डीपी स्टेट क्या होगी हमारी, कि हर नोड पे हम स्टोर कर रहे हैं जो हमारी डीपी वैल्यू है, कि फर्स्ट नोड से इस पर्टिकुलर नोड तक आने के लिए जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हमें यूज़ करने पड़े उसे हम स्टोर करके रख रहे हैं। आगे हम वही वाली चीज़ देखते हैं कि अगर हम किसी नोड वी पे देख खड़े हुए हैं तो हम क्या देखेंगे कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट नोड से उस तक आने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने वेज है हमारे पास। सेम हम देखेंगे तो वहीं पे हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें यहीं पे क्लियर हो जाती है कि हमें डीपी का यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या है सॉल्व करना है। हमारी सब प्रॉब्लम है टोटल नंबर ऑफ वेज। हम नहीं कह रहे कि हम 1 से n तक काउंट करें, हम 1 से 2 तक काउंट करें, फिर 2 से 3, 3 से 4, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो हमारी डीपी स्टेट क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ वी बोलेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ्स फ्रॉम नोड 1 टू नोड वी। फर्स्ट नोड से इस पर्टिकुलर नोड तक आने के लिए जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज लगे उसे हम स्टोर कर रहे हैं हर अपनी डीपी स्टेट में। इसके थ्रू हमने ये वाली चीज़ समझी थी। और जब हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स में मतलब कि यार डीपी क्या बोलता है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को बिल्ड कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप क्या ऊपर जा रहे हैं अपने आंसर को बिल्ड करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या बोलता है कि यार जितने भी प्रीवियस स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी सॉल्व्ड हो, मैं उन्हीं की हेल्प से तो अपना आंसर ला रहा हूँ। अगर मैं इस स्टेट पे जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी नोड्स आ सकते थे, जो भी डिपेंडेंसीज आ सकती थी, उनका पहले से आंसर आया हुआ हो, तब जाके मैं इसका आंसर दे पाऊंगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं 1 से n का डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता, मैं डायरेक्ट एज जो है उनसे अपना आंसर दे सकता हूँ कि यार हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे पहले मैं कहीं से भी आया हूँ, पर यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे x1 + x2 + x3 करना, सिंपल। तो ये क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए हमें। तो वही चीज़ हम समझते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो डी एफ एस बी एफ एस हम यूज़ कर ले, पर डी एफ एस बी एफ एस का यूज़ किया तो अगर हमें यू टू वी जाना है, हो सकता है हमारा क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो जाए और डिपेंडेंसीज कुछ इस तरह की हो जाए कि हम वी पे पहले पहुंच गए यू से, और हमने वी को पहले प्रोसेस कर दिया यू से, तो यहाँ तो हमारा पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो गया। डीपी क्या चाहता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स पहले आई, जो छोटी प्रॉब्लम्स थी वो पहले सॉल्व हो जानी चाहिए थी, तब जाके मैं वीएथ प्रॉब्लम को, जो बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर गलत हो जाता है, तो हमें करेक्ट ऑर्डर चाहिए होता है, इसलिए हम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करते हैं। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यही कहता है कि अगर कुछ इस तरह की डिपेंडेंसीज है यू से वी, तो यू जो है वो हमेशा ऑर्डर में पहले ही आएगा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है उसमें यू हमेशा पहले ही होगा वी से। तो इसका मतलब होगा यू को हम पहले ही प्रोसेस कर लेंगे, तो जब हम डीपी लगाएंगे तो हम इस ऑर्डर में लगाएंगे जो हमारा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हमें देगा, हम उस ऑर्डर में डीपी को लगाएंगे। और जब भी डीपी और डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ हो तो आप टॉपोलॉजिकल सॉर्ट की फॉर्म में ही सोचें, क्योंकि हमें डीपी वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो हम चाहते हैं कि पुरानी स्टेट्स का आंसर ऑलरेडी आया हुआ हो, तभी जाके हम नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है क्यों हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए और क्यों टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ही बेस्ट हमारा है। आप लास्ट टू लास्ट वीडियो देखोगे विच इज़ कोर्स शेड्यूल, तो उसमें मैंने क्या है पूरा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट दोनों ही एल्गोरिथम जो है इसकी डीएफएस बेस्ड बीएफएस बेस्ड कांस एल्गोरिथम जो है, दोनों ही एल्गोरिथम्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाई हुई है। अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्ट को, फिर यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी हमारी एल्गोरिथम क्या हो गया, पहले टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे, हमें क्या है ऑर्डर मिल जाएगा, किस ऑर्डर में हमें काम करना है, किस ऑर्डर में हमें डीपी की वैल्यूज़ को लगाना है, और
एक्चुअल में। उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे डी पी ऑफ वन को वन, क्योंकि एक ही वे है अपने स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करने का। फिर हर नोड u से v पे जितने भी हमारे नोड्स हैं उन्हें बस अपडेट कर देंगे। डी पी ऑफ वी क्या होगा हमारा, डी पी ऑफ वी प्लस यू। जब हम लॉन्गेस्ट पाथ ले रहे थे तो हमें मैक्सिमम चाहिए होता था, तो हम उसमें कंडीशन चेक करते थे, पर इसमें तो हमें सारे पाथ चाहिए, तो बस हम जो भी इसके ऑलरेडी पाथ थे डी पी ऑफ वी में हमने स्टोर किए हुए थे, वन से ऑलरेडी कहीं से भी कुछ आया होगा, फिर यू से बस अब यू के भी हम पाथ ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यू से वी पे भी आ रहे हैं। और मॉड का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है, और हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि हमें मॉड का यूज़ करना है अपने आंसर के, प्रोसेस करने के बाद डी पी ऑफ एन में हमारा आंसर आ जाएगा। एल्गोरिथम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है, आप जावा पाइथन किसी में भी इजीली कर पाएंगे, इस बहुत ही सिंपल कोड है। हमारा मेन फंक्शन चालू होता है, ये हेडर्स वगैरह हमारे पास कुछ, उसके बाद हमने देखा फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की हुई है, आपको करनी भी चाहिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप करते हैं या इंटरव्यूज़ वगैरह में। एंड उसके बाद एन और एम की वैल्यूज़ रीड किया, हमारा क्या है ग्राफ क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई हुई है, यू टू जितने भी उसके नेबर्स होंगे वो हमने एक लिस्ट में इस तरीके से स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पे हमने वो पुश बैक कर दिया यू से वी, क्योंकि एक डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें इसी ऑर्डर में पुश करना होगा। हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाई खान से एल्गोरिथम से, मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। हम क्या करते थे कि इन डिग्री कैलकुलेट करते थे। इन डिग्री का मतलब होता है कि हर नोड पे कितनी भी इनकमिंग एजेस है हम उन्हें कैलकुलेट करते थे, और जिनकी भी इन डिग्री जीरो होती थी मतलब कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, वो सबसे पहले आ सकता है हमारे ऑर्डर में, तो हम उन्हें अपनी क्यू में पुश करते थे। फिर क्यू से पॉप करके अपने ऑर्डर में डालते थे जिनकी भी इन डिग्री जीरो है, और उसके बाद जितने भी यू के वी थे हम इसे एज को हटाते थे, मतलब कि जो भी उसके नेबर्स हैं उनके इन डिग्री को हम माइनस माइनस करते थे, एक इन डिग्री कम करते थे, और अगर इन डिग्री जीरो हो जाती थी तो अपनी क्यू में दोबारा से पुश करके आगे अपना काम चालू कर देते थे। वही जैसे बी एफ एस में होता है, तो खान से एल्गोरिथम हमारी बी एफ एस वाले पार्ट से यूज़ होती है। सो हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे समझी। उसके बाद हमारे मॉड की वैल्यू 10⁻97 है। उसके बाद डी पी हमने इनिशियलाइज किया विच इज़ n+1 से जीरो हम जा रहे हैं। डी पी ऑफ वन की वैल्यू वन रखी, हमने सबको पहले जीरो से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमें सम की वैल्यू चाहिए, सम करना होता है। सो हमने देखा कि यू हम ऑर्डर से ले रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हमने सिर्फ यू को कहीं से भी ले लिया बी एफ एस टी एफ एस या सिंपल ऑर्डर, तो हमारा आंसर हमेशा ही गलत आएगा, हमारे कोई भी टेस्ट केस पास नहीं होगा, मतलब एक दो हो भी जाए पर, और हमारा इनफैक्ट आंसर गलत ही आएगा। और ये क्यों गलत आएगा ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी, क्योंकि डीपी को करेक्टली काम करने के लिए वो चाहता है कि पुराने सारे आंसर आए हुए हो। आप एग्जाम्पल ऐसे भी सोच सकते हो कि यार ये हमारी एन की वैल्यू है, एंड ऐसे। अब अगर आप वन से देखोगे कि यार अगर मैं डी एफ एस बी एफ एस बिना ऑर्डर के लगा देता, तो वन से फाइव पे गए कितने वेज है, वन। वन से फोर पे गए, वन से टू पे गए, टू से थ्री पे गए तो दो वेज हो गए, टू से थ्री पे, थ्री से फाइव पे हम आएंगे तो वो ऑलरेडी विजिटेड है और हमने आंसर वन मार्क किया हुआ है, तो हम दोबारा से आ ही नहीं पा रहे, तो मतलब कि हमारे क्या गलत हो गया यहाँ पे काम। अगर हमने ऑर्डर लिखा होता, टोपोलॉजिकल सॉर्ट से ऑर्डर लिखा होता, तो हमारा करेक्ट आंसर आता वो जस्ट थ्री। उससे करेक्ट आंसर क्यों आता, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या होता है इसमें, हम चाहते हैं कि टू से पहले वन आए, वन टू थ्री इस तरह से हो, उसके बाद थ्री से पहले फाइव आए, तो थ्री से पहले फाइव आया, मतलब कि थ्री पहले आए फाइव से, वन पहले है ही फाइव से, और हमारा फोर वन, तो फोर यहाँ हो सकता है। अब जब हमने ऑर्डर में काम किया तो थ्री पहले प्रोसेस हुआ फिर फाइव, थ्री पहले प्रोसेस हुआ, इसी वजह से हम यहाँ पे थ्री आ सका हमारा आंसर टू प्लस वन करके। अगर हम नहीं कर पाते तो वो नहीं आ पाता आंसर, मतलब कि जब हम ऐड करेंगे तो ये टू प्लस वन फोर हो जाए, मतलब कि टू ही होगा। मैं लॉन्गेस्ट पाथ वाले से पहुँच गया, सॉरी यहाँ पे। सो मतलब इस तरीके से आप समझ ही गए हो कि ऑर्डर इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर हम सिंपल डी एफ एस बी एफ एस लगा देते तो वो गलत हो जाती है चीज़ें। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। साइकिल वाला तो आपको पता ही होगा, हमारा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में डिटेक्ट हो जाता है, बाकी हमें साइकिल दी भी नहीं गई थी इसमें। अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट कितना यूज़ करता है, एन प्लस एम। डीपी को अपडेट करने के लिए हमें एन प्लस एम लगा, तो ओवरऑल एन प्लस एम ही हमारा एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है जो 10⁵ में इजीली वर्क करेगा। एन प्लस एम ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हमारा ग्राफ के स्टोर किया एक एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, इस वजह से। और ओ ऑफ एन हमारा क्या है, डीपी, क्योंकि हमारे डीपी की स्टेट भी बनानी है, डीपी एरे स्टोर करने के लिए ओ ऑफ एन हमारा यूज़ किया। मैं जल्दी से प्रॉब्लम रिवाइज करा देता हूँ आपको। इसमें हम प्रॉब्लम में क्या किया, हमें वन से एन पे जाना था और हमें बताना था टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं। सो हमने क्या है, डीपी में पहले से पढ़ा हुआ है, जब डीपी में हम मेज में काम करते थे कि हम राइट या डाउन जा सकते हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वन से
एन पे जाने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। सो हम वही चीज़ कैलकुलेट करते थे यहाँ पे भी। और पर यहाँ पे हमें क्या ग्राफ के लिए करना पड़ा, इसमें भी हम क्या करते थे, जितने भी ऊपर से हमारे डाउन वाले नोड्स थे प्लस राइट वाले थे उनका ऐड कर लेते थे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाते थे। सो सेम हमने यहाँ पे भी काम किया। पर यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें पहले टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करना पड़ा, और वो भी मैंने आपको समझा दिया कि हमने क्यों करना पड़ा वो वाली चीज़। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक बहुत एडवांस हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, डीपी और ग्राफ हम एक साथ पे यूज़ कर पा रहे हो, तो इससे क्या है, आप और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। लीड कोड हार्ड तो ये ऑलरेडी है ही अपने आप में। बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अगर आप गूगल वगैरह या बड़ी कंपनीज में, बैंक वाली कंपनीज में बैठे हो, तो ग्राफ तो मतलब कि अगर आप इंटरव्यूज़ में हो 6 राउंड 7 राउंड जो भी आपके होंगे, तो ग्राफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मोस्टली हर इंटरव्यू में हर राउंड में मिल ही जाएगा। सो यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इसी तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। सो यही यहाँ पे सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरा ही CSCS का प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ, और पूरा आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है उसे काफ़ी अच्छी इन्हांस करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज मैं डाल सकता हूँ मैं डालूंगा, जैसे भी टाइम मिलता है। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।